वंदे मातरम दोस्तों, मैं अब्दुल करीम वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने देखा मध्य प्रदेश के गठन की कहानी को और वहीं पे हमने एक टॉपिक को कंप्लीट किया था कि 1947 से पहले हमारा मध्य प्रदेश कैसा था। 1947 के पूर्व मध्य प्रदेश को दो भागों में बांटा गया था, जहां पे हमने देखा था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को और उसके बाद हमने देखा था मध्य भारत वाले रीजन को। ठीक है, तो ये थी हमारे पिछले लेक्चर की कहानी, पिछले क्लास की कहानी। अब हम इसके आगे की कहानी को देखेंगे, जहां पे हम देखेंगे 1947 से लेकर 1956 के मध्य प्रदेश को। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब अंग्रेजों ने हमें इस भारत को सौंपा था तो उस समय हमारे जो राजनीतिज्ञ थे उनके समक्ष एक समस्या थी, वो थी अखंड भारत के निर्माण की। अखंड भारत के निर्माण की, विभक्त भारत के निर्माण की इसके समक्ष कुछ समस्या आ रही थी कि जो हमारी देसी रियासतें थी उनको एकीकृत करके, उनका एकीकरण करके भारतीय संघ में विलय करना। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से देसी रियासतों के एकीकरण के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनके सहयोगी के रूप में वीपी मेनन को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से 1947 से लेकर 1956 का मध्य प्रदेश था। ठीक है, और किस तरीके से इसका एकीकरण किया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे 1947 से लेकर 1956 के मध्य प्रदेश को। ठीक है, अब हमें स्वतंत्रता मिल चुकी थी, पर हमारे समक्ष जो समस्या थी वो थी एक अखंड भारत का निर्माण करना, क्योंकि यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी देसी रियासतें थी। ठीक है, तो क्या किया गया कि संपूर्ण भारत को 4 क्षेत्रों में विभक्त किया गया। कितने क्षेत्रों में? 4 पार्ट में। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले पार्ट ए, उसके बाद पार्ट बी, उसके बाद पार्ट सी, उसके बाद पार्ट डी। मैं यहां पे समझा रहा हूं आपको, संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूं, ना कि मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। बहुत अच्छे से मेरे शब्दों को आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूं कि किस तरीके से उसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में विभक्त किया गया था। ठीक है, चलिए अब इसे देखिए। जो हमारा पार्ट ए वाला पार्ट ए था ना, उसके अंतर्गत हमने रखा था सीपी एंड बरार को। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। सीपी एंड बरार को रखा गया था। दूसरा जो पार्ट था ये था हमारा मध्य भारत वाला रीजन। कौन सा रीजन? मध्य भारत वाला रीजन। ये भी आपको पता है इसमें किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया था। ठीक है, उसके बाद था हमारा पार्ट सी। ये था हमारा विंध्य क्षेत्र। क्या था? विंध्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत बुंदेलखंड का कुछ पार्ट और बघेलखंड का कुछ पार्ट, पूरा पार्ट और भोपाल को पार्ट सी में शामिल किया गया था। और पार्ट डी ये था अंडमान और निकोबार वाली रीजन। इसे तो हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम वर्तमान में मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, तो हम इन 3 पार्ट्स को बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे 1947 से लेकर 1956 के बीच के मध्य प्रदेश को। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश को विभक्त किया गया था। तो मध्य प्रदेश को कुल 3 पार्ट में विभक्त किया गया था। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। सबसे पहले हम मैप में देखते हैं कि किस तरीके से इसे विभक्त किया गया था।
ठीक है, ये है हमारा मध्य प्रदेश। अब हम इसे देखेंगे किस तरीके से 3 पार्ट्स में विभक्त किया गया था। ठीक है, जो आपको ये वाला रीजन दिख रहा है, ये जो पूरा रीजन है इसे हम बोलते थे सीपी एंड बरार। क्या बोलते थे? सीपी एंड बरार। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र था पूरा, इसे क्या बोल रहे हैं? सीपी एंड बरार। ठीक है, और यही था हमारा पार्ट ए। क्या था ये? पार्ट ए। ठीक है, ये कहानी समझ में आई। दूसरा था हमारा मध्य भारत वाला क्षेत्र। क्या था हमारा? मध्य भारत वाला क्षेत्र। ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये पूरा ये था हमारा मध्य भारत वाला क्षेत्र, मध्य भारत। ठीक है, दूसरा क्या हो गया हमारा? मध्य भारत वाला रीजन। ठीक है, और ये जो तीसरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा, ये था हमारा विंध्य प्रदेश। क्या था हमारा? विंध्य प्रदेश। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई। और इसी विंध्य प्रदेश के अंतर्गत भोपाल को भी शामिल किया गया था। किसे शामिल किया गया था? भोपाल को। ठीक है, ये 3 पार्ट में मध्य प्रदेश बटा हुआ था। ठीक है, पार्ट ए, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये था पार्ट बी। और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश का, ये था हमारा पार्ट सी। क्या था हमारा? पार्ट सी। ठीक है, ये 3 क्षेत्र आपको समझ में आए। और यहीं पे मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन हमारे राज प्रमुख थे और यहाँ पे कौन कौन सी रियासतें थी। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम सीपी एंड बरार वाले रीजन में। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट 1 था ना, इसमें जो देसी रियासतों की संख्या थी वो थी 25। सॉरी, कितनी थी? 15। सॉरी, बाय मिस्टेक ही निकल गया। ये थी हमारी देसी रियासतों की संख्या थी यहाँ पर 15। कितनी थी देसी रियासतों की संख्या? यहां पर हमारी थी 15। ठीक है, उसके बाद इसके राज प्रमुख कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं अभी? हम देख रहे हैं पार्ट ए को। पार्ट ए जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सीपी एंड बरार के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें रियासतों की संख्या कितनी थी? इसमें रियासतों की संख्या थी 15। इसके राज प्रमुख कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी नागपुर। क्या थी इसकी राजधानी? इसकी राजधानी थी नागपुर। राजधानी क्या थी? नागपुर। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई। अभी हमने क्या देखा? पार्ट ए वाले क्षेत्र को देखा, जिसे हम सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जान रहे हैं। यहां पर देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? टोटल 15 थी। इसके राज प्रमुख कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और इसकी राजधानी मैंने आपको क्या बताई? ये थी नागपुर। ये क्या हो गया हमारा? पार्ट ए। अब चलते हैं पार्ट बी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मध्य भारत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें पार्ट बी है। इसमें सबसे पहले हमें देखना है देसी रियासतों की संख्या कितनी थी। सबसे पहले क्या देखेंगे? रियासतों की संख्या। इसमें रियासतों की संख्या कितनी थी? 25। कितनी थी देसी रियासतों की संख्या? इसमें 25 थी। उसके बाद हम देखेंगे इसके राज प्रमुख कौन थे? लीलाधर सेठ या फिर इसे हम जोशी भी बोलते हैं, लीलाधर सेठ या जोशी। ठीक है, ये आपको समझ में आया। उसके बाद क्या थी इसकी राजधानी? यहां पे आपको याद रखना है कि जो हमारा मध्य भारत वाला क्षेत्र था ना, इसकी 2 राजधानियां थी। कितनी राजधानियां थी? इसकी राजधानी थी 2। कितनी थी? 2 थी। 6 महीने के लिए राजधानियों को क्या किया जाता था? बनाया जाता था। एक इसकी राजधानी हुआ करती थी ग्वालियर। क्या हुआ करती थी? ग्वालियर। और दूसरी हुआ करती थी इंदौर। क्या हुआ करती थी? इंदौर। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आई। हमने क्या देख लिया? उसके बाद हमने देखा कि भाई जो हमारा मध्य भारत वाला क्षेत्र है, जिसे हम पार्ट 2 के नाम से जानते हैं, उसमें रियासतों की संख्या कितनी थी?
25 थी। उसके राज्य प्रमुख कौन थे? लीलाधर थे सेठ या फिर लीलाधर जोशी थे। ठीक है, उसके बाद इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी, जहां पर हमें एक और ग्वालियर देखने को मिलेगी 6 महीने के लिए और दूसरी ओर हमें इंदौर देखने को मिलेगी। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगला है हमारा विंध्य वाला क्षेत्र। ठीक है, विंध्य वाले क्षेत्र को आप यहां पे देखिएगा। ठीक है, विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें सबसे पहले हमको क्या देखना है? रियासतें देखना है। क्या देखना है हमें? रियासतें। यहां पे रियासतों की संख्या कितनी थी? 38 थी। कितनी रियासत थे विंध्य वाले क्षेत्र पर? 38 रियासतें थी। यहां पर कौन सा क्षेत्र आ रहा? तो मैंने आपको बताया थोड़ा सा बुंदेलखंड वाला पार्ट आ रहा, पूरा बघेलखंड आ रहा, और भोपाल जो हमारा वर्तमान समय में राजधानी है मध्य प्रदेश की, वो भी हमें इसी के अंतर्गत देखने को मिलेगी, पार्ट सी विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, इसमें कितनी देशी रियासतें थी? 38 देशी रियासतें थी। ठीक है, उसके बाद इसके राज प्रमुख कौन थे? राज प्रमुख, इसके राज प्रमुख थे हमारे शंभुनाथ शुक्ल। कौन थे हमारे? पंडित शंभुनाथ शुक्ल। आप कमेंट में आप इसका आंसर जरूर करिएगा कि पंडित नाथ शुक्ल का जन्म किस क्षेत्र पर हुआ था, किस जिले में इनका जन्म हुआ था। इस पे क्या करना है? आपको कमेंट करके अपना आंसर देना है। ठीक है, कमेंट कर कर अपना आंसर देना है कि इनका जन्म कहां हुआ था। क्या? इनका जन्म कहां हुआ था? किसका? पंडित शंभुनाथ शुक्ल का। और पंडित शंभुनाथ शुक्ल शहडोल संभाग के अंतर्गत एक कॉलेज भी है, तो इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? आप इसका भी आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक की कहानी समझ में आई। अब हम देखते हैं इसकी राजधानी। क्या देखते हैं? इसकी राजधानी। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी रीवा। इसकी राजधानी क्या थी? रीवा थी। और इसी पार्ट सी के अंतर्गत हमने भोपाल को शामिल किया था। किसे शामिल किया था? भोपाल को। तो क्वेश्चन आता है कि किस पार्ट के अंतर्गत भोपाल को शामिल किया गया था? तो भोपाल को शामिल किया गया था पार्ट सी में। किसमें शामिल किया गया था? पार्ट सी में। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके राज प्रमुख कौन थे? इसके राज प्रमुख कौन थे? याद रखना है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई? ठीक है, हमने क्या देखा? पार्ट ए को देखा, पार्ट बी को देखा, पार्ट सी को देखा। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। पर क्या होता है कि ये कहानी चलती रही है, आपको पता है। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई? ठीक है, यहां तक कि आप सभी को कहानी समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं एक छोटी सी कहानी आपको और सुनाता हूं। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई कि कितने पार्ट्स थे मध्य प्रदेश के। उसके बाद क्या होता है कि भाई ये सब कहानी चल रही थी, तो ऐसे ही हमारे देश का संचालन तो हो नहीं सकता पार्ट पार्ट के रूप में। तो क्या किया गया? 1953 को, कब? 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। किसका? राज्य पुनर्गठन आयोग का। किसका गठन किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया था फजल अली को। किसे बनाया गया था? फजल अली को। ठीक है, और इसमें 2 सदस्य थे। इस आयोग में 2 सदस्य भी थे। इन 2 सदस्यों का नाम क्या है? एक का नाम है हृदयनाथ कुंजरू, और दूसरे थे हमारे के.आर. पडिक्कर। ठीक है, तो ये कौन थे कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे?
फजल अली, और इसके 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और KR पडिक्कल। इन्हीं की सिफारिश की अनुशंसा पर इस अखंड भारत का निर्माण किया गया और इसी क्रम में मध्य प्रदेश का भी गठन किया गया। कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। इन्हीं की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम देखेंगे 1956 से लेकर 2000 तक के मध्य प्रदेश को किस तरीके से यहां पर संभागों का निर्माण किया गया, किस तरीके से अनेक जिलों का गठन किया गया, ताकि मध्य प्रदेश के प्रशासन में विकास की प्रक्रिया को राज्य के सभी नागरिकों तक पहुंचाया जा सके। इसलिए हमने छोटे छोटे जिलों का निर्माण किया, जिससे हम वास्तविक रूप से लोकतंत्र की आत्मा को अंगीकार कर सकें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की कहानी समझ में आ चुकी होगी। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। यहां तक आप सभी ने मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।